अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया की जीडीपी आज 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। और आपको सुन के ये भी हैरत होगी कि ईरान की जीडीपी, जिसके ऊपर इतने सैंक्शंस है, पाकिस्तान से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या वजूहात हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इतने क्राइसिस में और उसकी इकोनॉमी में इतने मसले हैं और इश्यूज़ हैं? तो उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो इनके बीच में जो रिसोर्सेज थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो भी एसेट्स थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अनफेयर थी। फॉर एग्जांपल, सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी से पहले 14,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 1400 आई। तकरीबन करीब यहाँ पे 400 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स थी, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई? सिर्फ 14। आपको सुन के हैरत होगी, जो भी बैंक्स थे और इंश्योरेंस कंपनीज थी वो मोस्टली इंडिया में ही थी, और पाकिस्तान को कोई भी जूट मिल नहीं मिला। जूट एक फसल होती है, उसकी मिल्स होती हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के शेयर में कुछ भी नहीं आया। और ये जो बातें हैं ये कोई पाकिस्तानी ऑथर जैसे अब्दुल सत्तार या मलिया लोधी अपनी किताब में नहीं लिखते। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये लिखते हैं जेम्स वेबरेट अपनी किताब में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये सॉफ्ट में अवेलेबल, अगर आप इसको रीड करना चाहें। फर्दर आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, ये जेम्स वेबरेट अपनी किताब में लिखते हैं जो रिसोर्सेज को शेयर किया गया वो बिल्कुल ही अनफेयर था। अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में इतने इकोनॉमी के मसले, उनकी क्या वजूहात हैं? देखें, आपका प्रेजेंट आपके पास से जुड़ा होता है। तो नंबर 1 कॉज ये है, जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक शेयर मिला वो बिल्कुल अनफेयर था। मतलब ब्रिटेन जो है उन्होंने पार्शल रोल प्ले किया। ब्रिटेन बड़े अनफेयर थे पाकिस्तान की तरफ, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक नाजायज़ी की। और इसका सबूत सबसे बड़ा ये भी है कि जब ये बात गांधी को पता चली तो गांधी हंगर स्ट्राइक पे गए। गांधी भूखे रहे सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तान को उसका शेयर दे दें, आप क्यों उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। और जब गांधी की असैसिनेशन हुई, जब उनको मर्डर किया गया, तो सबसे बड़ी वजह एक ये भी समझते हैं कि गांधी पाकिस्तान के हक के लिए लड़ रहे थे। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने पार्शल रोल प्ले किया और वो जल्दी यहाँ से भाग गए। बस उन्होंने इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन सही से की नहीं और भाग गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो बुरी तरीके से उनकी इकोनॉमी में ट्रबल्स आ गए, तो वो जल्दी से भाग गए। तो नंबर 1 जो कॉज है वो ब्रिटिश की गलतियां हैं और उसका पार्शल रोल है। जो सेकंड कॉज है वो ये है कि कायद-ए-आज़म की जल्दी डेथ हो गई। कायद-ए-आज़म जल्दी वफात कर गए पाकिस्तान के आज़ादी के बाद। देखें, जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे वो ये कह रहे थे कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म इतनी जल्दी वफात कर लेंगे तो हम पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को डिले कर देते। मतलब कि बाद में हमसे मुस्लिम्स पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। और जो कायद-ए-आज़म थे उनका फोकस इकोनॉमी के ऊपर बड़ा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन की 1 जुलाई 1948 को, तो वहाँ पे उन्होंने यूथ को कहा कि आप अपना फ्यूचर, आप अपना करियर जो है वो इकोनॉमिक्स में देखें, आप इकोनॉमिक्स में डिग्री करें। वो थे तो लॉयर, वो थे तो एक वकील, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप फोकस करें इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि उनका जो विजन था, उनको पता था कि फ्यूचर में इकोनॉमी बहुत बड़ी पावर होने जा रही है। तो तभी उन्होंने जो फोकस उस टाइम पे 1948 के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपना फ्यूचर इकोनॉमी में देखें। अच्छा, जो अब थर्ड कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान हर 5 साल पे इकोनॉमिक प्लानिंग करता है। उस इकोनॉमिक प्लानिंग में हम अपने इकोनॉमिक गोल्स डिफाइन करते हैं कि हमारी क्या क्या गोल्स हैं, हम क्या क्या करेंगे, जीडीपी की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए। तो ये जो प्लानिंग है ये 1955 से आ रहा है। एक तो हमने लेट स्टार्ट की, कि देखो आपका मुल्क आज़ाद हुआ है 1947 में और आप अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं वो भी 1955 में। एक तो ये लेट हुई स्टार्ट, और दूसरी बात ये है कि ये जो भी गोल्स होती हैं 5 साल की, ये अनरियलिस्टिक होती हैं। आज तक हमने कोई भी इकोनॉमिक जो गोल है उसको अचीव नहीं किया है। सभी इकोनॉमिक गोल्स में ड्रॉबैक्स होते हैं और वो कभी अचीव नहीं होते, तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल ही हम ऐसे कह सकते हैं कि वीक और ख़राब है। तो इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इश्यूज़ ज़्यादा हैं। अब फोर्थ कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान में देखें कि चौथी कौन सी वजह है पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के। देखें, आपका जो मुल्क है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अगर आप बाकी
मुल्कों को देखें तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत काम कर रही है और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही निगलेक्ट किया गया है। आपकी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें 18.5% जो इनपुट आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। मतलब आपकी जीडीपी का 18.5% तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और जो आपकी लेबर एब्जॉर्ब होती है, जाती है जहाँ पे काम करती है, तो वो 40% आपकी लेबर जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आपका जो मुल्क चल रहा है वो चावल, शुगर केन, वीट के ऊपर चल रहा है। अगर आप बाकी मुल्कों को देखें तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में रह रही हैं, वो आईफोन्स बेच रही हैं, वो जो है वो एरोप्लेन्स बेच रहे हैं, वेपनरीज बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर वो अपनी कंट्री को चला रहे हैं। लेकिन आप अपनी कंट्री को किस चीज़ के ऊपर चला रहे हैं? मैंगोज के ऊपर और राइस के ऊपर। अगर आप जो भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका को देख लें, और आप जो यूरोप के कंट्रीज़ को देख लें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जिसको भी आप देखेंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी है, और उन कंट्रीज़ ने अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है निगलेक्ट किया। तो देखें, यही एक वजह है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारी इकोनॉमी ऐसे ग्रो नहीं कर रही। देखें, आपने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज नहीं की और फ्री ट्रेड का भी आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का आप बहुत कम फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास सीपेक है। देखिए, सीपेक एक रीजनल इंटीग्रेशन है। आपने अपनी इकोनॉमी को रीजनली इंटीग्रेट किया है। अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे टर्की, ईरान, बांग्लादेश और अपने अफगानिस्तान के साथ अगर आप अपना ट्रेड देखें तो वो बहुत ही लिमिटेड है। ग्लोबलाइजेशन तो आपने की ही नहीं अपनी इकोनॉमी की। जैसे यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा ट्रेड बड़ा ही लिमिटेड है, यूएसए के साथ हमारा ट्रेड बहुत ही लिमिटेड है। कंट्री हर हमेशा ट्रेड डिफिसिट में रही। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ 2018 और 19 की, तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो 31.8 बिलियन का है। देखें, ट्रेड डिफिसिट का ये मतलब है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है और आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। मतलब आप बेच बहुत कम रहे और आप खरीद बहुत ज़्यादा रहे। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018 और 19 की, तो 24.7 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स किए और 56.6 बिलियन की हमने इंपोर्ट्स किए। तो जो ट्रेड डिफिसिट बन रहा है वो 31.8 बिलियन का बन रहा है। अच्छा, ये ट्रेड डिफिसिट क्यों है? कुछ वजूहत तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं और दूसरे भी हैं, और उसके साथ ये भी वजूहत है, जो आपका काम है वो लेबर इंटेंसिव है। देखिए, आप लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हैं, आपकी लेबर एक्टिव तो है, जैसे 40% आपकी जो लेबर है वो एग्रीकल्चर में जाती है, तो वो एक्टिव तो है, लेकिन वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही। जो काम वो कर रही, जो आउटपुट आ रहा है वो इतना खास नहीं आ रहा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव काम करें, कैपिटल इंटेंसिव काम में जो है वो जैसे कि आप चिप्स प्रोड्यूस करें, BMW कार्स प्रोड्यूस करें, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करें, एरोप्लेन्स प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, तो इससे जो है वो आपकी इकोनॉमी जल्दी ग्रो करेगी। सेवेंथ कॉज ये है कि पाकिस्तान बारोइंग बहुत ज़्यादा करता है। हम बहुत ज़्यादा IMF के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, बेल आउट्स लेते हैं कि हमें ख़र्चा दे दो, हम अपना कंट्री चलाएं। तो इसी वजह से उनकी हार्श टर्म्स होती हैं, उनके बड़े सख्त टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, और इंटरेस्ट रेट होता है कि आप अब कंट्री ना हमारे हिसाब से चलाओ। तो हम अपने सवरेनिटी या ख़ुद मुख्तियारी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के पास कि ठीक है भाई, हम जॉब्स को कम कर देंगे, ये चीज़ बजट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो इसी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, इन मसले मसाइलों की वजह से हमारा जो मुल्क है उसकी इकोनॉमी और बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रही, लेकिन ख़राबी की तरफ जा रही है। और इसी से रिलेटेड इस 7 पॉइंट में ये भी डाल सकता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं उनमें सर्कुलर डेट बहुत है। वापडा का जैसे इदारा है वहाँ पे सर्कुलर डेट, यानी कि अगर आप सर्कुलर डेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो कर दूँ। तो सर्कुलर डेट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा हमारे पास लो सेविंग रेट है। ये 8th मेरी पॉइंट है कि लो सेविंग रेट है। हम जाहिर सी बात है, जब आपके पास बचेंगे ही नहीं तो आप सेविंग कहाँ से करेंगे? तो हमारे पास लो सेविंग रेट है। जब हमारे पास सेविंग रेट्स नहीं होंगे तो जो 9th पॉइंट में लेके जा रहा हूँ अपनी बात को, तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे। देखें, कोई भी मुल्क आपके कंट्री, कोई भी मुल्क हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो आपके कंट्री में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आपके फॉरेन रिजर्व्स हाई ना हो या रिच ना हो, क्योंकि वो अज्यूम करती हैं कि जिनके पास हाई फॉरेन रिजर्व्स हैं तो वो कंट्री रिच होंगी और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ प्रॉफिटेबल होगा। तो इसी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व जो रिड्यूस होते हैं
तो उसी की वजह से हमारे जो इकोनॉमी उसको बहुत बड़ा धचका लगता है। तो ये जो थी वो 9th कॉज थी। जो 10th कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है। देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी वार्न किया है कि 2025 में जो है वो पाकिस्तान एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस फेस करेगा। तो हम तो एक चल रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, और ऊपर से हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज़ करने का तरीका भी नहीं है और हम क्राइसिस में जा रहे हैं। खैर, वाटर क्राइसिस एक बड़ा अलग सा टॉपिक है और एक हॉट इशू भी है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। 11 कॉज पे जो 11 कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी है। देखिए, हमारे पास बिजली नहीं है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है और मोटर्स, ट्यूबवेल्स ये सारे बिजली के ऊपर चलते हैं और हमारे पास बिजली का बड़ा मसला है, और इसके ऊपर भी मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और मलिया लोधी अपनी किताब में लिखते हैं, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, कि अगर आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान के आधे एरिया को भी अगर आप सोलर प्लेट से ढांक देना तो पाकिस्तान की बिजली की जो नीड है वो सफिशेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम अपने सॉइल को अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है। जो 12th कॉज है ये है कि हमारे पास करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को ले लें लेटेस्ट, तो उसमें उसने पाकिस्तान को 117th पोजीशन दी है। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास कितनी करप्शन है। तो करप्शन की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं है जॉब्स में, तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसी वजह से जॉब्स ना मिलने की वजह से और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक आम आदमी तक पहुँचती ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास ये एक और इशू बन जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस का। जो 13th कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। आपके पास भी लेबर चीप है और चाइना में भी चीप है, लेकिन सारे आईफोन्स जो भी कंपनीज है अमेरिका की वो चाइना जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लेबर है उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, वो वेल स्किल्ड लेबर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इंजीनियर होता है उसको सिंपल जो है ना वो एक वोल्ट मीटर चलाना नहीं आता। तो आपने हमारे पास और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत कम है, ट्रेनिंग और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है। इसी वजह से लोगों की अच्छे से ग्रूमिंग नहीं होती, उनके स्किल्स इतने डेवलप नहीं हो रहे जितने हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना वहाँ पे हो रहे हैं और इंडिया में हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये हम जो हमारी यूथ है वो जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन हो जाती है। एक तो पाकिस्तान में इतने क्राइसिस हैं, इकोनॉमी के इतने मसले हैं, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, हम वॉर ऑन टेरर में हमने हाथ डाल दिया यूएसए के साथ 2001 में, और हमने क्या कर दिया, हम वहाँ पे हमने खर्चा करना शुरू कर दिया और अपने ही मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। तो मतलब कि इतना $बिलियन का खर्चा वॉर ऑन टेरर पे करने की क्या ज़रूरत थी? कोई भी ज़रूरत नहीं थी। एक हम मुल्क खर्चे पे चला रहे हैं उधार ले लेके, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, वॉर ऑन टेरर के आपने खर्चे पाल लिए और वहाँ पे। तो इसी वजह से, इन पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर रही, और यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। देखें, आप पता नहीं चलता, आपकी गवर्नमेंट हट जाती है, आ जाती है। आपके पास 3 डिक्टेटर्स थे, वो आपके पास ज़िया की डिक्टेटरशिप थी, आपके पास अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी, आपके पास लास्ट जो डिक्टेटर था वो मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप थी। तो इनकी वजह से, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी की वजह से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, इससे इकोनॉमी को बड़ा धचका लगता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो इमेज है वो ख़राब होती है। ये लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कॉजेज़ हैं, और इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बुक लिखा जा सकता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है। लास्ट ये कि जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो वो आपकी टैक्स कलेक्शन का तरीका भी सही नहीं है। देखिए, जो टैक्स कलेक्शन का तरीका है, आप डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लेते हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बहुत ज़्यादा लेते हो, और आपका जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 11% है, विच इज़ वेरी लो। तो अगर आपको ये कुछ टर्म्स समझ में नहीं आ रही, जैसे टैक्स टू GDP रेशो और ये फॉरेन रिजर्व्स, ये ट्रेड डेफिसिट, तो मैं इकोनॉमी के ऊपर अलग से जो सिंपल ये टर्म्स इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा वो अलग से मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसके अलावा कमेंट कर दें बस, तो इससे मैं और भी इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक इशू बहुत ही ज़्यादा हैं, इनके इम्पैक्ट भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी सॉल्यूशन के ऊपर, देखिए मसले तो मैंने सारे बता दिए ये इन किताबों से, लेकिन इनकी सॉल्यूशंस भी हैं। इनके लिए विल चाहिए सॉल्यूशंस की, जो पॉलिसीज़ अगर अडॉप्ट की जाएँ अच्छी तो सॉल्यूशंस आ सकती हैं। तो सॉल्यूशंस बिल्कुल हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्यूशंस के ऊपर और इसके इम्पैक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें वीडियो। जैसे पहली वाली कश्मीर की वीडियो आपने लाइक की तो इसको भी लाइक करें। 200 से ज़्यादा इसको व्यूज़ मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार।